औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शरजील उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबका वज़ीर-आई का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुज़ारिश है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो कमी या ख़ामी नज़र आए हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसमें बेहतरी ला सकें। आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ और आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको बहुत अहम खबरें देने जाने वाले हैं आजकल, क्योंकि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उस बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो खबर है जिस बारे में हम आपको बताएंगे वो ये कि जी बिलावल साहब ने किस वजह से जो है इनकार कर दिया है वजारत उज़्मा से। तो और उनको एक पैगाम दिया गया है जिसके बाद वो वजारत उज़्मा की दावे से पीछे हट गए हैं। और अब वो जो भी बहाना कर रहे हैं कि जी मैं वज़ारत उज़्मा नहीं लेना चाहता और जो है उसके बारे में यानी कि हम आपको डिटेल बताएँगे और उसकी हकीकत भी बताएँगे। अच्छा, फिर उसके बाद जी ये एक और स्मार्ट मूव की है इसके बदले बिलावल साहब ने कि सारे यानी कि जो है उस स्मार्ट मूव के बारे में भी हम आपको डिटेल बताएँगे कि वो क्या है। अच्छा, इसके बाद हम ज़िक्र करेंगे कि इस फ्रॉड इलेक्शन की ज़िम्मेदारी किस पर है? और ये सेरा किसके सर जाता है जिसने ये फ्रॉड और पाकिस्तान का सबसे बड़ा झुर्रियों इलेक्शन करवाया है? और अब उस दाग को सारी उम्र वो अपने साथ लिए फिरेंगे और इसको धोने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि ये बदनुमा दाग उनके दामन पे से उतर जाए और उसका क्या वाहिद तरीका है, उस बारे में भी बात करेंगे। फिर हम आपको इसी सिलसिले में जो है एक और बड़ी यानी कि जो है खबर आज डेवलपमेंट हुई है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया है हुकूमत में शामिल होने से भी। इवन उन्होंने कहा है जी कि हम शहबाज शरीफ को ना वोट देंगे ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। और बाकी उन्होंने पीटीआई के बारे में क्या कहा है वो भी बताएंगे हम आपको और उन्होंने आगे के लाए अमल के बारे में क्या डिसाइड किया है और इन असेंबलियों के बारे में क्या फैसला किया है उस बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा हम आपको एक और चीज बताएंगे जी कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक बात कही थी इलेक्शन से पहले नून लीग के बारे में। वो बात किस तरह हर्फ बा हर्फ और उस उनकी उस बात की उस प्रिडिक्शन के बारे में भी यानी कि जो है तज्ज़िया करेंगे हम और आपको जो है उसकी भी यानी कि डिटेल बताएँगे। शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं जी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ। बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ारत-ए-उज़्मा से इनकार कर दिया है। उसकी रीज़न क्यों इनकार किया है? उसकी वजह हम आपको बता देते हैं जी। बिलावल भुट्टो को एक पैगाम दिया गया कि जी ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे जाके ख़त्म होगी। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और जो यानी कि जो है इमरान खान के खिलाफ हुआ, आप चाहते हैं कि वो सब आपके भी खिलाफ हो, तो आप ज़रूर वज़ारत-ए-उज़्मा का दावा करें। और अगर यानी कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर इस चीज़ पे अड़ जाते बिलावल भुट्टो और जरदारी कि जी हर हाल में हमने वज़ारत-ए-उज़्मा लेनी है, तो नवाज़ शरीफ वग़ैरह ने उन्हें वज़ारत-ए-उज़्मा दे देनी थी। इस चीज़ पे उन्होंने मान जाना था। लेकिन जब उन्हें ये पैगाम दिया गया कि जी कहानी वहीं पर खत्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस तरह इमरान खान के खिलाफ अदम-ए-एतमाद लाई गई थी, उसी तरह एक अदम-ए-एतमाद शहबाज शरीफ के खिलाफ लाई जाएगी। और जो है, जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा, अब इस वक़्त जैसे शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, तो उन्हें भी उसी तरीके से उतारा जाएगा इन फ्यूचर। अब उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? उसके लिए पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होता तो नून लीग को इस्तेमाल किया जाता और दूसरी पार्टीज़ को एमक्यूएम को इस्तेमाल। एमक्यूएम को तो आप जिस तरफ चाहे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जी बिलावल साहब को जब ये बात बताई गई तो बिलावल साहब के कान खड़े हो गए। वरना 2 दिन पहले तक आपने देखा था कि जी उन्हें कतई यानी कि अब जैसे वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट नहीं है, हम हुकूमत बना नहीं सकते, 2 दिन पहले तक भी उनकी इतनी ही सीटें थी, जब उन्हें क्यों नज़र आ रहा था कि जी हमें तो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी चाहिए और उस वक़्त हमने शहबाज शरीफ साहब की हिमायत की थी, अब शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो हमारी हिमायत करें। तो वो नज़र सिर्फ़ इसीलिए आ रहा था कि जी उस वक़्त उन्हें ये नज़र आ रहा था कि हम इन्हें ब्लैकमेल करके ये कुर्सी ले सकते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पैगाम दिया गया, तो वो इससे पीछे हट गए। सिर्फ़ उसमें फ़र्क क्या होगा, आप देखेंगे कि जी इन फ्यूचर इसी तरह जो है शहबाज शरीफ ने भी जाना है। सिर्फ़ फ़र्क ये होगा कि इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साज़िश हुई थी, शहबाज शरीफ के खिलाफ सारा काम अंदरूनी तौर पर होगा और एक तरह से जिसे कह लो कि लेवल करने की कोशिश भी की जाएगी
क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो इन फ्यूचर उस चीज़ को लेवल करने की कोशिश की जाएगी कि जो इमरान खान के साथ हुआ था, चलें उसका कुछ अज़ाला हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी पीपी ने स्मार्ट मूव क्या किया है। पीपी ने स्मार्ट मूव ये किया है कि वज़ारत-ए-उज़्मा से तो दस्तबरदार हो गए। उन्होंने इवन ये भी कह दिया है जी कि हम कोई किसी किस्म की वज़ारतें भी नहीं लेंगे, लेकिन वो तमाम आईनी ओहदे रखना चाहते हैं, जैसा कि गवर्नरशिप, सेनेट चेयरमैन, स्पीकरशिप, ये सारी चीज़ें वो अपने पास रखना चाहते हैं। अच्छा, अब इसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि वो क्यों रखना चाहते हैं। एक तो ठीक है, ये ओहदे इख्तियारात सारे वज़ीर-ए-आज़म के पास ही होते हैं और कैबिनेट यानी कि जो है, सारा मुल्क चलाती है वज़ीर-ए-आज़म और उसकी कैबिनेट, लेकिन ये सारे ओहदे गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं। इसकी आपको मैं एक मिसाल के तौर पे आप देख लें जी कि सदर आरिफ अलवी साहब, जिस तरह के तहरीक-ए-इंसाफ ने हर चीज़ छोड़ दी थी, लेकिन सदर आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया था। तो आपने देखा कि सदर आरिफ अलवी के बैठे रहने की वजह से बहुत से हलकों में बड़ी परेशानी रही। और उन्होंने बहुत सारा क्रैकडाउन किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे जो कि सदर यानी कि जो है कि उससे फैसलों से कर सकते थे, वो नहीं करवा सके पीटीआई के खिलाफ। तो इसी तरह जरदारी साहब उस सीट पर बैठकर यानी कि जो है इन चीज़ों को एन्जॉय करेंगे और चाहे सारे इख्तियारात, लेकिन जैसे आपने कोई भी बिल लाना है और फिर वो बिल यानी कि जो है अगर अमेंडमेंट सदर के पास जाएगा तौसीक के लिए, ये सारे इख्तियारात सदर के पास होंगे। इसी तरह गवर्नर के पास इख्तियारात कि किसी भी सूबे में ख़ास तौर पे जैसे केपीके ही है, केपीके में इनकी और पीटीआई के बंदों से नहीं बनती और ये किसी भी वक़्त केपीके में गवर्नर राज लगाएँगे। ताकि जो है गवर्नर राज लगाकर केपीके की जो है हुकूमत को फ़ारिग किया जा सके। इसी तरह बाकी सूबों में भी जो इनके सामने अकड़ेगा, उसको ज़रदारी साहब को यूज़ करके उनके गवर्नर्स के ज़रिए वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाएगा। सिंध में ऑलरेडी होगी ज़रदारी साहब की हुकूमत, बलूचिस्तान में भी उम्मीद है कि वही हुकूमत बनाएँगे। अच्छा जी, सेनेट के चेयरमैन के लिए आपने पहले भी देखा है कि सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाते वक़्त किस किस्म के काम नहीं हुए। तो और किन्होंने करवाई ये भी सबको पता है। तो इसीलिए सेनेट की चेयरमैनशिप भी ज़रदारी साहब अपने ही पास रखना चाहते हैं। अब आ जाते हैं जी इस फ्रॉड इलेक्शन की ज़िम्मेदारी किसके सर है? जो ये सब कुछ हो रहा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इसके ज़िम्मेदार सबसे बड़े जिनके सर ये सेहरा जाता है, वो फ़ायज़ ईसा साहब हैं बिलाशुबा। जिस तरह उन्होंने पीटीआई ढोती रही उनके सामने लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ, लेकिन वो आगे से एक रटा-रटाया झूठ बोलते रहे कि जी मैं तो मीडिया ही नहीं देखता। सब चीज़ें उन्हें नज़र आ रही थी। फिर उन्होंने बल्ले का निशान लिया, किसके कहने पे लिया ये भी सबको पता है। लेकिन फिर उन्होंने जो है पीटीआई ने आरओज़ के इलेक्शन से मना के जी जुडिशरी को नामज़द किया जाए आरओ और डीआरओज़ के लिए। तो उन्होंने नहीं, उन्होंने सिविल यानी कि गवर्नमेंट्स के हवाले कर दिया, ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया और फिर आपने उनके नताइज देखे। तो ये सिरा सारा उनके सर जाता है, इस सारी बर्बादी और इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका सबसे बड़ा सिरा फ़ायज़ ईसा साहब के सर जाता है और पसे-पुश्त जो ताकतें हैं, वो तो पसे-पुश्त ही हैं, उनका सबको पता है। लेकिन ये उनके फ्रंट मैन बनकर सामने रहे, इसलिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इन्हीं की आयद होती है। अब अदालतें जब इलेक्शन का नतीजा आया और उन्होंने देखा कि नून लीग तो 20 सीटें भी नहीं जीत सक रही थी, अगर इतना बड़ा जुर्लू ना फेरा जाता। तो अब अदालतों ने कहा जी कि जब अवाम इमरान के साथ खड़ी है, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता रिलीफ दिया जाए। तो अब आपने देखा इमरान की एक ही दिन में 12 मुकदमात में 9 मई की ज़मानत हुई, इसी तरह शाह महमूद को रिलीफ मिला, इसी तरह जो है शेख रशीद साहब जेल से बाहर आए। तो और बहुत कुछ इसी तरह का इन फ्यूचर भी आपको नज़र आता रहेगा। यानी कि वो धोवन धोना चाह रही है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालतों में अब इन फ्यूचर केसेज़ आएँगे, इन्हीं धांधलियों के। तो अब देखते हैं जी कि वो कितने बड़े इंसाफ़ के दाई हैं और कितने इंसाफ़ पे मबनी फ़ैसले करते हैं और पीटीआई की रिज़र्व सीट्स का मामला भी जब उठेगा तो देखते हैं। क्योंकि इलेक्शन एक्ट से मुतसादिम है कि जी पहले से आपने जमा करवानी। 2018 में भी जिन पार्टियों ने नहीं भी पहले से जमा करवाई थी, इवन पीटीआई ने भी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, उन्हें वो रिज़र्व सीट्स फिर भी मिली थी। तो इस दफ़ा भी उसी क्राइटेरिया के मुताबिक रिज़र्व सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट में है। तो अब देखते हैं जी कि फ़ायज़ ईसा साहब इन सब पे क्या करते हैं। फिर आ जाएँ जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत में मिलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है जी कि ना हम हुकूमत में शामिल होंगे, ना शहबाज शरीफ को वोट देंगे। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वजह कि मौलाना साहब से कमिटमेंट की गई थी कि आपको सदर बनाया जाएगा और उसके बाद जो चंद सीटें उन्हें मिल भी रही थी, पीटीआई ने केपीके में तो उनका वैसे ही सफाया कर दिया। जो सीटें सिंध से उन्हें मिलनी थी और बलूचिस्तान से भी वो कहते हैं जी कि कुछ ज़्यादा सीटें मिल रही थी उन्हें, उन सीटों पर भी उनके साथ हाथ हो गया।
अब वो हाथ किसने किया, वो ज़ाहिर-सी बात है पीटीआई ने तो नहीं किया, वो हाथ उनके साथ किया है जी पीपल्स पार्टी ने। और इस वजह से जो है वो बड़े नालायन और उनकी सदारत भी चली गई और उनके साथ ये हाथ इसलिए हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने सदर का ओहदा जरदारी साहब को दिलवाना है। तो अब फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है जी कि जो इस इलेक्शन को सही समझता है वो मज़े करे और जो धांधली ज़रा समझता है, वो हमारे साथ आके खड़ा हो जाए। और वो इस सिलसिले में जैसे पीटीआई ने भी कहा था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अलावा सबसे बात होगी, तो फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ी लचक दिखाई और उन्होंने कहा है जी कि हमारा उनसे वजूद से कोई मसला नहीं है, हमारा उनका दिमागों का मसला है। यानी कि हमारी और उनकी सोच में फ़र्क है, आप सिंपली ये कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर आपको जेयूआई, जमात इस्लामी वगैरह, पीटीआई और जीडीए वगैरह ये सारे इकट्ठे नज़र आएँगे एहतजाज करते हुए। और अगर इनके एहतजाज ने ज़ोर पकड़ा, तो हो सकता है कि या तो ये इलेक्शन नल एंड वॉइड होगा या इन्हें करने पड़ेंगे और जो है क्या नाम है, नताइज तब्दील होंगे या मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। बहरहाल हमारी ख्वाहिश है अल्लाह हमारे मुल्क के हक में बेहतर करे और हमारे मुल्क को मज़ीद किसी भी बहरान से बचाए और हिदायत दे उन लोगों के जिनके हाथ में ये सारी ताकत है कि वो अपनी अना की खुशनुदी के लिए इस मुल्क से खेलना बंद कर दें। आते हैं जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की एक बात का हमने ज़िक्र किया था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इलेक्शन से पहले एक बात की थी और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई कि नून लीग को जितवाने के लिए पानी में दूध मिलाना पड़ेगा। जैसा कि वो कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे पीटीआई को जितवाने के लिए 2018 में दूध में पानी मिलाया था, तो इस दफ़ा नून लीग को जितवाने के लिए पानी में दूध मिलाना पड़ेगा। और ये एक हकीकत भी ठीक है 2018 में भी सीटों पे कुछ पे धांधली हुई थी और लेकिन वो धांधली क्या थी? कुछ सीटें धांधली के ज़रिए पीटीआई से छीनी गई थी, उसके बदले कुछ सीटें दी गई थी। लेकिन वो सीटें क्या थीं? वो जो एस्टेब्लिशमेंट अपने कुछ बंदे हर पार्टी में, हर हुकूमत में शामिल करवाती है और उन्हीं बंदों के ज़रिए फिर जिस तरह इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई, वो सब नज़र आ गया। लेकिन इस दफ़ा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की बात के बावजूद कि सब कुछ करने के बावजूद भी ये नून लीग को जितवा नहीं सकते। और वो नज़र आया कि अगर आज भी इलेक्शन के सही रिज़ल्ट आ जाएँ, तो बड़े-बड़े तज्ज़िया निगार हामिद मीर साहब जैसे तज्ज़िया निगार जो कि प्रो पीटीआई नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि नून लीग के पास तो बचेगा ही कुछ नहीं। इवन एमक्यूएम के पास भी कुछ नहीं बचेगा। नून लीग 20 से 30 सीटों पे आ जाएगी शायद और एमक्यूएम 1-2 सीटों पे रह जाएगी। तो अब देखते हैं जी इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है। जल्द अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।